हाउ टू प्रिपेयर यू सेट। इस वीडियो का मकसद है कि स्टूडेंट को यू सेट के बारे में बेहतर तरीके से इंफॉर्म किया जा सके, उनको बताया जा सके कि टेस्ट के कंटेंट क्या हैं, इसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल होगा या नहीं। इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें, अगर कोई स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग का है या प्री मेडिकल का है तो उसे कौन सा टेस्ट देना चाहिए और उस टेस्ट को वो किस तरह से तैयार करे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यू सेट क्या है और इसका क्या मकसद है। यू सेट अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसका मकसद यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए एप्लीकेंट की जनरल एबिलिटीज की एवेल्यूएशन है, ताकि तमाम एप्लीकेंट्स को एक ही स्केल पर वैल्यूएट किया जा सके। क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनका रीजन डिफरेंट होता है, डिफरेंट रिसोर्सेज के साथ पढ़ते हैं। कोई इंग्लिश मीडियम से है, कोई उर्दू मीडियम से है और कोई किसी रीजन से है, तो उनका लेवल डिफरेंट होता है। तो उनकी वैल्यूएशन के लिए एक ऐसा टेस्ट चाहिए जो तमाम स्टूडेंट्स को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, देयर प्रीवियस स्टडीज, उनको एक ही स्केल पर वैल्यूएट करे। तो इसके लिए यू सेट को इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है। तमाम एप्लीकेंट जो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तमाम से एक ही तरह का टेस्ट लिया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को वैल्यूएट करना, उनकी रैंकिंग करना आसान हो जाता है। यू सेट को एचईसी एडमिनिस्टर करती है और इसको ईटीसी कंडक्ट करती है। वो तमाम तलबा जो HSSC या इक्वलेंट यानी कि 12 ईयर स्टडीज़ मुकम्मल कर चुके हों या कम अज़ कम फाइनल एग्ज़ाम देकर रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, यू सेट दे सकते हैं। अलबत्ता तलबा के लिए ज़रूरी है कि वो पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन हासिल करना चाहते हैं वो यू सेट के स्कोर को एक्सेप्ट करती है या नहीं। अगर वो यूनिवर्सिटी यू सेट को एक्सेप्ट करती है तो यू सेट देना चाहिए, वरना नहीं। अगर एक यूनिवर्सिटी यू सेट की बुनियाद पर एडमिशन ऑफर करती है तो जाहिर है उसके स्टूडेंट्स को, जो उसके एप्लीकेंट्स होंगे, उनको वो टेस्ट देना होगा। और अगर कोई यूनिवर्सिटी यू सेट के टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, इसके बजाय वो कोई और टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो एप्लीकेंट को वो टेस्ट देना होगा, ना कि यू सेट। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जिस जगह मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ वहाँ यू सेट एक्सेप्ट भी किया जाता है या नहीं। यू सेट फॉर स्कॉलरशिप। यू सेट सिर्फ एडमिशन्स के लिए नहीं होता। जब एचईसी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए डोमेस्टिक या फॉरेन स्कॉलरशिप्स अनाउंस करती है तो एप्लीकेंट्स की एवेल्यूएशन के लिए यू सेट के स्कोर की बुनियाद पर सिलेक्शन की जाती है। इसलिए अगर स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट में यू सेट का स्कोर शामिल हो तो इन तमाम एप्लीकेंट्स के लिए भी यू सेट देना ज़रूरी हो जाता है। हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा टेस्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि यू सेट 6 टाइप्स का है अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए। प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अलहदा टेस्ट है, प्री मेडिकल के लिए अलहदा है, आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए अलहदा है, इसी तरह से कंप्यूटर साइंसेज का भी टेस्ट अलहदा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने कौन सा टेस्ट देना है। इसके लिए नेक्स्ट सेक्शंस में आप देखेंगे कि टाइप ऑफ टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इल्म हो सके कि आपने कौन सा टेस्ट देना है। एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ETC के सेक्शन पर जाएं, इनकी वेबसाइट पर, इस लिंक के थ्रू, और वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल करें। फिर इनकी जो ई पोर्टल है HEC का, उस पर जाकर आप अपना अकाउंट बनाएं, अपना प्रोफाइल मुकम्मल करें, ताकि फर्दर कम्युनिकेशन में वो अकाउंट काम आ सके। पासिंग मार्क्स। यू सेट के टोटल मार्क्स 100 होते हैं। अलबत्ता पासिंग मार्क्स 50% यानी कि 50 होंगे। लेकिन ये जहन में रखें कि 50 मार्क्स हासिल करने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन या स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाएगा। एडमिशन क्राइटेरिया में दूसरे फैक्टर भी शामिल होते हैं। हर यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन के लिए अपना एक क्राइटेरिया रखती है। उसमें बाज़ औक़ात वो टोटली टेस्ट की बुनियाद पर सिलेक्शन करते हैं, बाज़ औक़ात वो आपके
एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर जो स्कोर होता है, यानी कि एफए, एफएससी या ए लेवल में जो आपका स्कोर होता है, उसको भी काउंट किया जाता है और टेस्ट के स्कोर को भी काउंट किया जाता है। इस तरह से सिर्फ 50 मार्क्स कंफर्मेशन नहीं है कि आपने अगर यू सेट पास कर लिया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बाद का कंपटीशन ज़्यादा होता है तो हाई स्कोर जिनके आते हैं, जिनका ज़्यादा स्कोर होता है, उनका एडमिशन हो जाता है, और जो कम स्कोर वाले होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये जस्ट पासिंग मार्क्स हैं, ये कंफर्मेशन नहीं है कि इसकी बुनियाद पर आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग, नॉर्मली यूसेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन किसी भी स्पेशल यूसेट में स्पेशल कंडीशन में नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है। यूसेट में कैलकुलेटर के इस्तेमाल की भी इजाज़त नहीं होती। वैलिडिटी, यूसेट की वैलिडिटी 1 साल है, यानी एक मरतबा टेस्ट देने के बाद इसके स्कोर को किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन में 1 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते कि वो यूनिवर्सिटी यूसेट के स्कोर को एक्सेप्ट करती हो। शेड्यूल देखते हैं। यू सेट साल में 4 टाइम्स कंडक्ट होता है नॉर्मली, यानी हर 3 माह बाद। इन टेस्ट का शेड्यूल ईटीसी की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाता है, वहां से आप देख सकते हैं कि किस किस डेट को टेस्ट शेड्यूल्ड है। अलबत्ता कोई इदारा चाहे तो इसके लिए स्पेशल टेस्ट यानी यू सेट कंडक्ट किया जा सकता है। ये टेस्ट इस इदारे के एडमिशन या स्कॉलरशिप से कुछ अर्सा पहले अनाउंस किया जाता है। ये स्पेशल टेस्ट सिर्फ उसी इदारे के लिए होता है, यानी कि अगर एक स्टूडेंट ने स्पेशल टेस्ट दिया है एक्स वाई यूनिवर्सिटी के लिए, तो किसी और यूनिवर्सिटी में इस टेस्ट का स्कोर यूज नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर उसने शेड्यूल टेस्ट दिया हुआ है तो वो पूरे साल तक किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है जो यू सेट का स्कोर एक्सेप्ट करती है। यू सेट कैटेगरीज, एचएसएससी या इसके इक्विवेलेंट स्टडीज की बुनियाद पर यू सेट की 6 कैटेगरीज हैं, और इसी की बुनियाद पर यू सेट की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि यू सेट की कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किस फील्ड में एडमिशन लेना है, बल्कि अहमियत इस बात की है कि एचएससीसी या इक्विवेलेंट स्टडीज़ में आपके सब्जेक्ट क्या थे। इसकी बुनियाद पर आप टेस्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सी कैटेगरी का टेस्ट देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस स्टडीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं और एफएससी में आपने प्री मेडिकल के सब्जेक्ट स्टडी किए हैं, तो आप यू सेट एम चूज करेंगे। तो इसकी 6 कैटेगरीज कौन सी हैं? ये हैं यू सेट की कैटेगरीज। यू सेट ई, ये टेस्ट प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि वो तलबा जिन्होंने एफएससी में या ए लेवल में प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ क्वालिफिकेशन ली है, तो वो स्टूडेंट यू सेट ई को सिलेक्ट करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने एचएसएससी या इक्विवेलेंट स्टडीज में जनरल साइंस पढ़ी है तो वो यू सेट जीएस सेलेक्ट करेगा, और इसी तरह से कॉमर्स ग्रुप के लोग यू सेट कॉम, प्री मेडिकल के सब्जेक्ट स्टडीज किए हैं तो वो यू सेट एम सेलेक्ट करेंगे। अगर और इसी तरह से आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ वगैरह के सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट यू सेट ए सेलेक्ट करेंगे, और कंप्यूटर साइंस यानी कि आईसीएस करने वाले स्टूडेंट यू सेट सीएस सेलेक्ट करेंगे। अब पेपर पैटर्न देखते हैं। नंबर 1 तो यू सेट में सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं और एसे राइटिंग होती है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका पार्ट 1, उसमें तमाम एमसीक्यूज होते हैं, और सेकंड पार्ट में 2 ऐसे भी लिखने होते हैं। तो पार्ट 1 में टोटल एमसीक्यूज हैं 75, टाइम अलाउड होता है 100 मिनट। इसमें जनरल सेक्शन में वर्बल रीजनिंग है 20 एमसीक्यूज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 25 एमसीक्यूज, और सब्जेक्ट सेक्शन में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टडीज, और इसके 30 एमसीक्यूज होते हैं। फिर इसका पार्ट 2 है राइटिंग का, जिसमें 2 ऐसे आपने लिखने होते हैं, टाइम अलाउड 40 मिनट है, और आप इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं और उर्दू में भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज 2 हैं अवेलेबल हैं, इंग्लिश और उर्दू, दोनों में से जो चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
पहला ऐसे टाइप है आर्गुमेंट बेस ऐसे, इसके 15 मार्क्स होते हैं, और नैरेटिव बेस ऐसे राइटिंग के लिए 10 मार्क्स हैं। ये वीडियो यूसेट एम की मुकम्मल तफसील से आपको इन्फॉर्म करने के लिए है, ताकि आप जान सकें कि यूसेट एम तैयार करके अच्छे मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं। यूसेट एम सिर्फ वो तलबा सेलेक्ट करें जिन्होंने HSSC या इक्वलेंट स्टडीज़ में प्री मेडिकल के सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स स्टडी किए हों। तो यूसेट एम प्री मेडिकल के लिए है, हैविंग 12 ईयर्स इक्वलेंट एजुकेशन इन प्री मेडिकल यानी कि बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। पार्ट 1 में 75 MCQs हैं और टाइम टोटल है इस पार्ट के लिए 100 मिनट। वर्बल रीजनिंग में 20 MCQs हैं जिनकी डिटेल हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। इसी तरह से क्वांटिटेटिव रीजनिंग में 25 MCQs हैं, इनकी डिटेल भी नेक्स्ट सेक्शंस में आएगी। सब्जेक्ट सेक्शन में 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनके 30 MCQs होंगे, यानी कि फिजिक्स के 10 MCQs, केमिस्ट्री के भी 10 MCQs, बायोलॉजी के भी 10 MCQs। अब हम वन बाय वन हर सेक्शन को देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और आप किस तरह आसानी से इन सेक्शन को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्बल रीजनिंग के सेक्शन को। वर्बल रीजनिंग के सेक्शन में 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एनालॉजीज, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन और कंप्रीहेंशन। देखिए एनालॉजीज के 5 MCQs हैं, सिनोनिम और एंटोनिम्स के 2 होते हैं, यानी कि टोटल 4 MCQs हैं, सेंटेंस कंप्लीशन के 6 MCQs और रीडिंग कंप्रीहेंशन के 5 MCQs। इस तरह टोटल क्वेश्चन हुए 20। ये तमाम MCQs फॉर्मेट में होते हैं, इसमें कोई राइटिंग नहीं होती, ये MCQs हैं। हर MCQ के का 1 मार्क होता है। इस तरह इस सेक्शन के टोटल मार्क्स 20 होते हैं। अब हम वन बाय वन हर टाइप को देखते हैं। तो इसमें से फर्स्ट 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन वोकेबलरी बेस्ड है, यानी कि आपको वर्ड्स के मीनिंग आते होंगे तो क्वेश्चन आप कर सकेंगे। अगर आपको मीनिंग नहीं आते तो फर्दर क्या क्या प्रोसीजर होगा। जब आपको मीनिंग ही नहीं आते तो लॉजिक कहाँ से आएगी। हालांकि ये क्वेश्चन खासी हद तक वोकेबलरी प्लस लॉजिक होते हैं, तो लेकिन वोकेबलरी आने के बाद लॉजिक अप्लाई होती है, इसलिए वोकेबलरी यानी वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी है। और ये जो लास्ट सेक्शन है कंप्रीहेंशन, ये रीडिंग बेस्ड है कि आपकी रीडिंग स्किल्स क्या हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं हर टाइप के क्वेश्चन को। ये है वर्बल रीजनिंग एनालॉजी, इसके 5 MCQs होंगे। अब इसमें क्या दिया जाता है, जैसे कैट इज टू म्यो, ये म्यो उसकी आवाज़ है, कैट की जो आवाज़ होती है वो ये है म्यो। और डॉग इज टू बार्क, और डॉग की आवाज़ ये होती है बार्किंग। तो देखें जिस तरह से कैट इज रिलेटेड विद म्यो, इसी तरह से डॉग इज रिलेटेड टू बार्क। ये एनालॉजी है कि अगर ये आपको बताया जाए कि ये चीज़ है तो डॉग के साथ क्या रिलेट होगा, डॉग के साथ बार्क रिलेट होगा। तो एक्चुअली वर्बल एनालॉजी इज ए कंपैरिजन बिटवीन 2 सेट्स ऑफ वर्ड्स दैट आर रिलेटेड इन ए स्पेसिफिक वे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, वोकेबलरी। अगर वर्ड के मीनिंग नहीं आते तो आप उनका रिलेशन भी मालूम नहीं कर सकते। और फिर एबिलिटी टू डिकोड द रिलेशनशिप, जैसे यहाँ था कैट और म्यू का रिलेशनशिप है कि ये कैट की आवाज़ है तो ये डॉग की आवाज़ है। तो पहले वर्ड के मीनिंग और फिर उसके बाद वर्ड्स के दरमियान लॉजिकल रिलेशनशिप। जैसे ये देखें पैलेट, पैलेट एंड माउथ। पैलेट क्या होता है, ये मुंह के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे उर्दू में तालवा कहते हैं, यानी कि ये माउथ है तो जो माउथ के मुंह खोलें तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है थोड़ा सा राउंड भी होता है, उसको कहते हैं पैलेट। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं पैलेट इज द रूफ ऑफ द माउथ। ये क्योंकि ये ऊपर की तरफ होता है तो हम कह देते हैं कि दिस इज रूफ ऑफ माउथ। सिंपल लैंग्वेज में आप कहते हैं रूफ ऑफ माउथ।
तो रेनबो, रेनबो और स्काई, ये इनका ये वाला रिलेशन नहीं बनता। वाटर और डैम का ये रिलेशन नहीं होता। हिल एंड रेंज, यस। सीलिंग एंड रूम, रूम में सीलिंग उसका अपर साइड होता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो नजर आता है। जैसे माउथ में ऊपर की तरफ देखें तो पैलेट होता है, इसी तरह से रूम में सीलिंग होता है। तो दोनों में सेम रिलेशन है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। फिर है सेडेटिव एंड स्लीप। सेडेटिव क्या होता है? सेडेटिव वो एजेंट होता है या कोई मेडिसिन होती है जो स्लीप काज करती है, काजेज स्लीप। तो काज और उसका नतीजा ये होता है सेडेटिव का कि स्लीप आती है, नींद आती है। चैलेंज और नॉलेज में ये रिलेशन नहीं होता। कैविटी टूथिक, यस। अगर दांतों में कैविटी होगी तो दर्द होगा, ये इसका काज बनता है। कैविटी इज द काज ऑफ टूथिक, सेडेटिव इज द काज ऑफ स्लीप। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी है। ड्रामा स्टोरी नहीं हो सकता, वॉइस लाउड नहीं हो सकता। बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करते हैं, चीजें जो गलती सड़ती हैं, जाया होती हैं, वो बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करता है। बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करता है। तो देखें अब इसमें से आंसर क्या होगा? वेलकैनो माउंटेन करता है? नहीं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन करती है? नहीं। यीस्ट फर्मेंटेशन करता है? यस। फर्मेंटेशन इज काज्ड बाय यीस्ट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ऑक्सीजन एयर नहीं करती, इसलिए सी आंसर इज द बेस्ट चॉइस। अब देखें सिनोनिम्स, इसमें आपने सिमिलर वर्ड चूज करना होता है। आपको एक वर्ड दिया जाता है, नीचे ऑप्शंस होते हैं और आपने चूज करना होता है सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। तो हम सिंपली कह सकते हैं सिनोनिम इज ए वर्ड दैट हैज ए सिमिलर और आइडेंटिकल मीनिंग टू अदर वर्ड। जैसे एक वर्ड है नियर, तो इसका सिनोनिम हो सकता है क्लोज। हैप्पी के लिए चेयरफुल, डिलाइटेड, इलेक्टेड, एक्सटेटिक, कंटेंटेड, ये सारे हैप्पी के सिनोनिम्स हैं। तो इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी चाहिए। इफ समथिंग डेवलप्स इट, अगर कोई चीज डेवलप होती है तो क्या होता है? इट ग्रोज, वो ग्रो करती है। इट फॉल नहीं होती, परफॉर्म नहीं होती, स्टॉप नहीं होती। अगर कोई चीज डेवलप होती है तो वो ग्रो करती है, यानी कि डेवलप का सिनोनिम है ग्रो। The news made the public angry and dashed them up. Angry, angry का सिनोनिम क्या होगा? Annoyed, angry and annoyed, नाराज, इसलिए angry का सिनोनिम है annoyed. If information gets mixed up, it becomes, mix up ये नाउन है जिसके मीनिंग है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और ए मिस्टेक काज्ड बाय कंफ्यूजन। तो मिक्सअप हो गया, कंफ्यूजन पैदा हो गई, इट बिकम्स कंफ्यूजिंग। तो इसलिए आंसर है ए, मिक्सअप का सिनोनिम है कंफ्यूजिंग। अब देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स के 2 एमसीक्यूज हैं, इसमें आपने अपोजिट मीनिंग का वर्ड चूज करना है। जैसे हॉट इज एन एंटोनिम्स ऑफ कोल्ड, लाउड इज एन एंटोनिम ऑफ क्वाइट, इजी इज एन एंटोनिम ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसके लिए भी आपको स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी चाहिए। ए रेकलेस इज नॉट ए डैश पर्सन, देखें नॉट यानी कि अब अपोजिट वर्ड आना चाहिए। रेकलेस होगा तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, ये अपोजिट है। रेकलेस जो बेपरवाह होता है, जिसको किसी चीज की परवाह नहीं होती, गलतियां करता है। तो रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार होता है। तो ए रेकलेस पर्सन इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो रेकलेस का अपोजिट है रिस्पॉन्सिबल। इफ समथिंग इज हॉरिफिक, इट इज नॉट, अगर हॉरिफिक है, खौफनाक एक चीज है, तो वो प्लेजेंट नहीं होगी। आंसर डी। इफ समथिंग इज हॉरिफिक इट इज नॉट प्लेजेंट, तो हॉरिफिक का अपोजिट हुआ प्लेजेंट। द ज्यूरी वॉज बायस्ड एंड नॉट,
बायस्ड यानी कि वो किसी की तरफदार है, तो वो क्या चीज नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, बायस्ड का अपोजिट न्यूट्रल। अब देखते हैं सेंटेंस कंप्लीशन, इसके 6 एमसीक्यूज होंगे टेस्ट में। हाँ, इसमें एक ब्लैंक या 2 ब्लैंक के क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी आपको वोकेबलरी चाहिए, ईडियम और प्रेपोजिशन का की लिस्टें आपने याद की हों, ईडियम्स और प्रेपोजिशन की लिस्टें आपने याद की हों, करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर आपको आता हो। माई फ्रेंड हैज गुड ओवर इंग्लिश, तो इसके लिए स्पेसिफिकली लफ्ज आता है कमांड। लैंग्वेजेस के जब प्रोफिशिएंसी आपकी ज़्यादा हो, आप उसमें ज़्यादा फ्लुएंट हो, तो कहा जाता है कि इसकी कमांड ज़्यादा है, गुड कमांड है। माई फ्रेंड इज ए गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड हिंदी, इसलिए आंसर है ऑप्शन बी। द क्वीन फेल डैश इल एंड ऑल होप्स ऑफ हर रिकवरी वैनिश्ड, तो देखें यहाँ पर उसने रिकवर भी नहीं होना, उसकी होप्स खत्म हो चुकी हैं, तो वो इल क्या होगी, सीरियस होगी, बहुत ज्यादा सीरियस होगी। इजीली नहीं आ सकता, हार्डली नहीं आ सकता, स्कार्सली नहीं आ सकता, सीरियसली आएगा इसमें। द क्वीन फेल सीरियसली इल, वो शदीद बीमार होगी, सीरियसली बीमार है, और होप्स फॉर हर रिकवरी वैनिश्ड, उसकी रिकवरी की उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। एयर पैसेंजर्स यूजुअली डैश मच लैंग्वेज, तो यहाँ पर देखें डोंट हैव, हैज, पैसेंजर्स है, यहाँ पर प्लूरल है, तो ये हैज नहीं आ सकता, हैव नॉट नहीं आएगा, नॉट हैव नहीं होता, डोंट हैव। एयर पैसेंजर्स यूजुअली डोंट हैव मच लगेज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर है कंप्रीहेंशन, इसके 5 एमसीक्यूज होंगे। ये है रीडिंग बेस्ड, यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसमें आप उस पैसेज को पढ़ने के बाद उस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर आपने दिए गए चॉइसेस में से चूज करने हैं। तो इसमें टेक्स्ट कंप्रीहेंशन, यानी कि आपको समझ आता हो कि क्या लिखा है, वोकेबलरी नॉलेज और रीडिंग स्किल, इन 3 चीज़ों की इसमें ज़रूरत होती है। देखिए पैराग्राफ ये दिया गया आपको, आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, और इसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे ये नीचे क्वेश्चन दिया गया है और ये चॉइसेस आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कॉपरनिकस बिलीव दैट द सन वाज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स वाज बेस्ड ऑन, देखिए अब यहां से अगर आपने पैसेज पढ़ा है इसको, तो ये देखिए कि यहां पर इसका आंसर मौजूद है। अर्थ वाज द एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बट Copernicus realized that this picture did not agree with astronomical observations. तो देखें इसका आंसर बिलीव है दैट द सन वाज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। कौन सी ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, तो हिज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, ये जो अभी हमने सेकंड लाइन पढ़ी थी उसमें ये दिया हुआ था, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इस क्वेश्चन को देखें, द बिलीफ दैट द अर्थ वाज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स वाज हेल्ड एट दैट टाइम बाय, तो वापस पैसेज पे चलते हैं। एट दैट टाइम देखें यहीं पर पहली ही लाइन में इसका आंसर मौजूद है। एट दैट टाइम एवरीवन बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज एट द सेंटर ऑफ द, एवरीवन यानी कि कॉमनली लोग समझते थे कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, तो इसलिए इसका आंसर हुआ एवरीबॉडी, ऑप्शन बी। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये है मैथमेटिक्स का सेक्शन। आप इसे वो मैथमेटिक्स मत समझें जो एफएससी में होती है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैलकुलस, डेरिवेटिव्स, अलजबरा, ये इतना डिटेल में नहीं होता। ये सिंपल मैथमेटिक्स है जिसके सेक्शन अभी आपको मालूम होंगे कि बेसिक लेवल के होते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए एक माइंड, जनरल एबिलिटीज चाहिए। उसमें आपको लॉजिक का भी इस्तेमाल करना है, रीजनिंग का भी इस्तेमाल करना है।
तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग जस्ट मैथमेटिक्स नहीं है कि आप इसे समझेंगे मैथ वाले ही इसको दे सकते हैं। इस सेक्शन में मैथमेटिक्स का लेवल जो होता है वो एफएससी के लिए भी काफ़ी है, इवन के मैट्रिक का स्टूडेंट भी दे सकता है, लेकिन उसमें जो हिडन लॉजिक या उसकी जो सिचुएशन दी जाती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए माइंड चाहिए, जनरल एबिलिटी चाहिए। तो ये क्वांटिटेटिव सेक्शन वो मैथमेटिक्स नहीं है जो एफएससी का होता है। तो इसलिए बायो वाले या कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट इसको देखकर परेशान मत हों, ये जनरल नौयत का होता है। अब देखते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें शामिल हैं। तो पहले है अरिथमेटिक, जिसके 6 एमसीक्यूज हैं। फिर अलजेब्रा एंड फंक्शन 4 एमसीक्यूज, ज्योमेट्री 3 एमसीक्यूज, इक्वेशंस 3 एमसीक्यूज, स्टैटिस्टिक्स 3 एमसीक्यूज और सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथ 6 एमसीक्यूज। तो टोटल हो गए 25 एमसीक्यूज। अब हम इसके टॉपिक्स को फर्दर डिटेल में देखते हैं, जैसे अर्थमेटिक अलजेब्रा वगैरह में क्या चीजें शामिल हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अर्थमेटिक, इसमें 6 एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन अर्थमेटिक रीजनिंग। अब अर्थमेटिक रीजनिंग में अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह, और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कि अगर किसी एक्सप्रेशन में 3-4 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हो तो कौन सी चीज़ पहले करनी है, मल्टीप्लाई पहले करना है, डिवीजन करनी है, या सब्ट्रैक्शन या एडिशन। फिर है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, नंबर्स डिफरेंट टाइप के नंबर हैं, रियल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, रैशनल, इरेशनल, ये तमाम नंबर्स इसमें शामिल हैं। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, फिर एक्सपोनेंट यानी कि पावर्स के रूल आपको आने चाहिए, वो उसके क्वेश्चन होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इनइक्वालिटीज। ये टोटल टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन वो होंगे जनरल नौयत के ही, ज्यादातर इन्हीं पर बेस करते हुए क्वेश्चन होते हैं। वैल्यूएट -30 + 47 दिस। अब इसको वैल्यूएट करना है, ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है। तो आप देखें कि इसे कैसे सॉल्व करें। ये है -30 + 47 ब्रैकेट -2 15 + -119 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इनको सॉल्व करें, 47 में से 30 को माइनस करें क्योंकि -30 है, ये हो गया 17 -2 ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में ये हो जाएगा 15 -119, 17 -2 इंटू -104, क्योंकि 15 लेस हो गया 119 में से और साइन जो है 119 का लगेगा नेगेटिव, तो ये हो गया 17। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 इंटू 104, तो 208 एंड दिस इज इक्वल टू 225, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होल नंबर। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे। इसमें ना तो फ्रैक्शन होती है, ना डेसिमल होता है, ना नेगेटिव नंबर होते हैं। तो 10 भी होल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन डेसिमल है, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये फ्रैक्शन में है, ये भी नहीं है, तो होल नंबर सिर्फ 0 है, जो कि ऑप्शन सी है। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूएट करना है कि इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। तो 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो देखें 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 2, यानी कि नंबर माइनस में हो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस का नंबर प्लस ही रहेगा। तो ये प्लस का था, ये प्लस ही रहा। माइनस, अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये हो जाएगी +2, क्योंकि -2 खत्म एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से। फिर माइनस, अब ये हो गया 4 माइनस, अब यहाँ -2 का स्क्वायर ये +4 होगा, तो -4। तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गए और ये हो गया -4 इज इक्वल टू -8, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। फिर है अलजेब्रा एंड फंक्शन, इसके 4 एमसीक्यूज होंगे।
तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि आपको कोफिशिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, वेरिएबल एंड टर्म्स, ये तो इसकी थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर क्वेश्चन किस टाइप में आएंगे, एक्सप्रेशन एंड इट्स वैल्यूएशन, कोई एक्सप्रेशन देकर आपसे उसकी वैल्यूएशन कराई जाती है। फिर लीनियर इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स एंड फंक्शंस। The linear equation 3x is equal to 10 represent a 3x is equal to 10 और x is equal to 10/3। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो और ये x है और यहाँ से ये लाइन गुजर रही हो, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट a है, तो x is equal to a, ये इस इक्वेशन की लाइन है। अगर x की वैल्यू किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल हो, जैसे ये 10/3 एक कांस्टेंट वैल्यू है उसकी, वो x की वैल्यू के इक्वल है, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी और पैरेलल टू y एक्सिस होगी। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी और x को उस पॉइंट पर जो कांस्टेंट वैल्यू है उस पर ये टच करती हुई क्रॉस करेगी, तो ये एक वर्टिकल लाइन होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x को कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ से -1 को कॉमन लें, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 5 कॉमन लिया तो बाकी बच गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 5 and from here x is equal to 1, तो इसका आंसर है 1 5, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। ये फंक्शन का क्वेश्चन है, इफ fx is equal to this and fx is equal to 1 then the value of x is। देखें fx फंक्शन डिफाइन किया गया है x स्क्वायर माइनस 3 और वो कहता है f of x is equal to 1, तो हम कहेंगे कि 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये -3 इधर आकर 1 में ऐड हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई, या 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो दोनों वैल्यू इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। फिर है ज्योमेट्री, इसके 3 MCQs होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉइंट, लाइंस एंड प्लेन्स, एंगल्स, 2D शेप्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलिनोमियल एंड सर्कल्स। फिर कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी क्या है, एरिया एंड पेरीमीटर क्या है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट प्लेन, ये इसके टॉपिक हैं। तो आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके फार्मूले आने चाहिए, एरिया के, पेरीमीटर के, तो मुख्तलिफ किस्म के जो रूल हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ऑक्टागन इफ इट्स एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2 3 5 6 7 3 2 8। ऑक्टागन वो शेप होती है जिसके 8 कॉर्नर्स हों या 8 साइड्स हों, तो इसका सम ऑफ एंगल यानी कि इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। किसी भी शेप के इंटीरियर एंगल के सम के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं n minus 2 into 180, दिस इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी 2D शेप्स। जैसे अगर आपके पास ट्राइंगल है, इसके 3 साइड्स हैं ये, तो इसके इंटीरियर एंगल यानी कि इन 3 एंगल का सम क्या होगा, 3 minus 2 into 180 इज इक्वल टू 180। और आपको पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम, तीनों इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो शेप हमारे पास है वो उसके हैं 8 साइड्स,
तो इसके सम ऑफ एंगल्स क्या आएगा, 8 माइनस 2 इंटू 180 जो कि इक्वल होगा 6 इंटू 180 इज इक्वल टू 1080। हमने इस ये जो रेशो दी है इसमें लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, रेशो आपको दी गई है 2:3:5:6 7:3:2:8। तो देखें इसमें सबसे बड़ी रेशो कौन सी है, 8 की रेशो 8 है, वो एंगल सबसे बड़ा होगा। तो हम इस पे रेशो एंड प्रोपोर्शन अप्लाई करते हैं, 8 ओवर सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशो आती है 36 मल्टीप्लाइड बाय 1080 जो कि इक्वल है 240 के। तो सबसे बड़ा एंगल होगा 240 डिग्री जो कि ऑप्शन सी है। देखें इसमें क्या था, ऑक्टागॉन थी, ऑक्टागॉन के अंदर ऑक्टागॉन के 8 साइड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंटीरियर एंगल का सम मालूम करते हैं ताकि फिर उनको इस रेशो के मुताबिक डिवाइड कर सकें कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा आएगा। तो पहले हमें टोटल एंगल तो मालूम हो कि उसके इंटीरियर में कितने जो 8 एंगल हैं उनका सम क्या है। तो हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको कैलकुलेट किया कि उसके इंटीरियर एंगल का सम है 1080। अब जो रेशो दी गई है उसके मुताबिक हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि सबसे बड़ा एंगल क्या होगा, जिसकी सबसे बड़ी रेशो है 8। तो 8 ओवर सम ऑफ रेशो, इन सब का सम वो 36 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया सम ऑफ एंगल से, तो सबसे बड़े एंगल की वैल्यू आ गई 240। द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 4:30 इज। तो देखें क्लॉक क्या होता है, ये क्लॉक के अंदर ये सिचुएशन बनेगी। अब 4:30, तो देखें ये 3 2 1 और ये 12, ये 4, ये 5 और ये 6 7 8 9 10 11, ये क्लॉक की सिचुएशन है। अब 4:30 पर जो मिनट वाली नीडल होगी या सुई होगी वो पूरे इस जगह पर आ जाएगी 6 पर, और जो 4 वाली है वो एग्जैक्ट कहाँ होगी, ये 4 यहाँ पर होगी मिड में। हमने ये एंगल बताना है। तो आप ये देखें कि यहां से इस जगह से इस जगह तक 30 डिग्री होता है, 30 प्लस 30 प्लस 30 ये 90। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला एंगल है 15 और ये है 30, तो टोटल एंगल बनता है 45 डिग्री। क्योंकि आप खुद इसे ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी ड्रॉ करें तो हमें मालूम है कि 4:30 पर जो मिनट वाली नीडल होगी वो एग्जैक्टली इस जगह पर होगी 6 पर, और जो आवर वाली है वो 4.5 यानी कि मिड में होगी। तो 4 से 5 तक 30 डिग्री होता है, तो हाफ हो गया 15 डिग्री। इसी तरह से 5 से 6 तक 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 15 डिग्री, तो टोटल हो गया 45, 30 प्लस 15 45 डिग्री जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। फिर क्वेश्चन है कॉस ऑफ 57 डिग्री। तो एक रिलेशन हमें मालूम है, क्योंकि देखें इसने दिया हुआ है ऑप्शन में सीकेंट साइन साइन टेन, तो हमें इसका कोई ना कोई रिलेशन चाहिए जो या तो साइन में कन्वर्ट करे किसी एंगल को, या सीकेंट में, या टेन में। तो इसके लिए हम कहते हैं कि कॉस ऑफ एक्स इक्वल होता है साइन ऑफ 90 माइनस एक्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। तो यहाँ अगर हम cos ऑफ 57 रखेंगे तो ये इक्वल होगा साइन ऑफ 90 माइनस 57 जो कि इक्वल होगा साइन ऑफ 33 के, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। अब देखते हैं इक्वेशंस के क्वेश्चन। इक्वेशंस क्या होती है, जिसमें इक्वल का साइन आए, जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ इक्वल का साइन आ रहा है इसलिए ये इक्वेशन है। तो इक्वेशंस की टाइप हैं जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समल्टेनियस इक्वेशन, या सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मोर देन वन इक्वेशन को सॉल्व करना। अब
अब इसे देखें, ये सैम्पल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1। अब यहाँ से x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें, हमें खुद ही नजर आ रहा है कि ये प्लस है और सेम टू सेम y नीचे है माइनस के साथ, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ये हो गया 3x और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 2। एक आंसर तो ये आ गया। और आप देखेंगे x इज इक्वल टू 2 सिर्फ ऑप्शन ए में मौजूद है, बी में है ही नहीं। बी में x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू -1 है। तो इसलिए ये तीनों तो पॉसिबल आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि x की वैल्यू 2 आ रही है। तो इसी स्टेज पे भी हम इसको चूज कर सकते हैं कि a इज द करेक्ट आंसर, लेकिन हम y की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह पर 2, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 डाल दी गई, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड y is minus y is equal to -1 and y is equal to 1। ये y is equal to 1, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। The age of the father is 3 times the age of the son. If the age of the son is 15-year old, then the age of the father is। हम कहते हैं फादर की एज है f, तो उसने क्या दिया है, the age of father is 3 times the age of son, 3 times the age of son s, father is equal to 3 times son age। तो अब उसने हमें फर्दर दिया है कि सन की एज 15 ईयर है, तो फादर की एज क्या होगी, एक्स एस की जगह पर 15 आ गया, 45 ईयर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स एड अप टू 51। द इंटीजर्स आर, कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। तो देखें, इंटीजर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, अब ये कंसेक्टिव इंटीजर एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे इनमें 1 1 का डिफरेंस है, 1 और 2 में 1 का फर्क है, 2 एंड 3 में 1 का डिफरेंस है, यानी कि 1 1 ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट इंटीजर आता जाएगा। तो हम कहते हैं कि पहला इंटीजर है x, तो नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 1, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 2, 1 1 हम ऐड करते जा रहे हैं। उसने कहा 3 कंसेक्टिव इंटीजर, तो ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर हो गए, ऐड अप टू 51, यानी कि इनको ऐड करें तो 51 आएगा। हमने ऐड किया और इसको 51 के इक्वल कर दिया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 51 एंड 3x is equal to 51 minus 3 is equal to 48। 3x is equal to 48, then x is equal to 48 by 3, this is equal to 16। तो x की जो स्मॉलर है वो आ गया 16, तो नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 17। उसके बाद क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो तीनों इंटीजर कौन से हो गए कंसेक्टिव, 16 17 और 18, जो कि ऑप्शन ए में दिया। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ। इसके 3 एमसीक्यूज होते हैं। इसके मेजर टॉपिक्स हैं मीन, मॉड, मीडियन और रेंज। द मॉड इन द डाटा, मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, वो वैल्यू डाटा में जो सबसे ज्यादा दफा आ रही हो। तो आप इसमें देखें कि सबसे ज्यादा दफा 8 आ रहा है 4 टाइम, बाकी तमाम नंबर्स 4 टाइम से कम है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो पहले मल्टीपल देखें, पहला मल्टीपल है 9 खुद, फिर 18, फिर 27, फिर 36, फिर 45। ये हैं 9 के 5 मल्टीपल्स और ये फर्स्ट लेने थे तो 9 से शुरू किया हमने, तो इनकी हमने एवरेज बतानी है, तो इन सबको ऐड करें और 5 से डिवाइड करें, तो ये आ गया 135/5
5 is equal to 27. This is the average of first 5 multiple of 9. तो आंसर हो गया ऑप्शन बी. What is the average of the first 100 natural numbers? Average of first 100 natural numbers. तो ये हुआ नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 अप टू 100. इनकी एवरेज बतानी है. तो ये इक्वली स्पेस सीरीज है, यानी कि इसमें 1 1 का कांस्टेंट डिफरेंस है कंसेक्टिव नंबर में. तो इसके लिए एवरेज होती है फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. तो फर्स्ट वैल्यू इज 1, लास्ट वैल्यू इज 100 divided by 2 is equal to 50.5, जो कि ऑप्शन सी में दिया. सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथ, इसके होते हैं 6 क्वेश्चन. इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, ट्रांसलेशन, एज प्रॉब्लम, नंबर सिस्टम एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह. इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन यही टॉपिक्स हैं. और ये कोई इतने मुश्किल नहीं है, आसान टॉपिक्स हैं. हाँ, अलबत्ता आपको इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा ट्रांसलेशन. अगर ट्रांसलेशन आ जाती है तो बाकी क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान हो जाते हैं. A train is moving with a speed of 30 km per hour, crosses a pole in 21 seconds. The length of train is. देखिए अब टाइम वो सेकंड्स में दे रहा है, तो लेंथ वो पूछ रहा है और ऑप्शंस में उसने मीटर में दिया है. तो स्पीड को हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि देखिए आंसर मीटर्स में है और टाइम जो दिया है सेकंड में है. तो मीटर पर सेकंड में हम स्पीड को कन्वर्ट करेंगे. तो 30 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 30 इंटू 1000 मीटर. किलोमीटर की जगह मैंने लिख दिया 1000 मीटर और आवर की जगह मैंने लिख दिया 3600 सेकेंड्स. तो यहाँ से स्पीड की वैल्यू आती है 300/36 विच इज इक्वल टू 25/3. ये है उसकी स्पीड. तो स्पीड हमारे पास है 25/3. अब डिस्टेंस हमने बताना है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो स्पीड हमारे पास है 25/3 और टाइम है 21 सेकेंड्स. ये 21 सेकेंड्स. तो ये हो गया 25 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 175. आंसर इज इन मीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया. If the cost of 2 hens and 3 goats is 47,000 and cost of 5 hens and 1 goat is 20,000, what is the cost of a hen? अब हम कहते हैं कि cost of hen is H and cost of a goat is equal to G. तो 2 hens की टोटल कॉस्ट हो गई 2H और 3 गोट्स की कॉस्ट हो गई 3G इज इक्वल टू 47,000. फिर 5 hens एंड 1 goat इज इक्वल टू 20,000. यहां से हमने H की वैल्यू फाइंड करनी है, hen की कॉस्ट. इस जगह से हम इस सेकंड इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम G की वैल्यू निकालते हैं. G इज इक्वल टू 20,000 माइनस ये 5H इस साइड पर आ गया. ये हमारे पास है G की वैल्यू 5H. इसको इक्वेशन नंबर 1 यानी कि ये इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट कर दें. इसको सब्स्टिट्यूट करें G की जगह पर, तो ये आ गया 2H प्लस 3. अब G की जगह पर 20,000 माइनस 5H आ गया, जो कि इक्वल है 47,000.
ये 2h प्लस 60,000 माइनस 15h इज इक्वल टू 47,000। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया माइनस 13h, ये 2h माइनस 15 में से 13h इज इक्वल टू, ये इधर गया तो ये माइनस 13,000, माइनस से माइनस कैंसिल क्योंकि ये 60,000 इधर जाकर माइनस हो गया 47,000 में से। तो h इज इक्वल टू 13,000 ओवर 13 इज इक्वल टू 1000, यानी कि हैन की कॉस्ट है 1000 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। टू डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेसेस ऑन टॉप। देखिए अब डाइस हैं 2, तो हर डाइस में फेस होते हैं 6, तो सैंपल स्पेस क्या हुई, सैंपल स्पेस इज 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेसेस, तो देखें फेसेस क्या हो सकते हैं, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, यानी कि एक डाई पर 1 दूसरे पर भी 1, फिर 2 2 हो सकता है, 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कि पहली डाई पर 1 दूसरी पर भी 1, पहली पर 2 दूसरी पर भी 2, पहली पर 3 दूसरी पर भी 3, इस तरह से ये सिर्फ 6 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें सेम फेसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 ओवर 36 इज इक्वल टू 1 ओवर 6, जो कि ऑप्शन बी में है। द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, सेल प्राइस इज इक्वल टू 1045 with a loss of 5%, what is the cost price। तो लॉस के केस में हम कहते हैं कि सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यानी कि जितने की वो चीज लेकर आया था बेचने के लिए उसमें से लॉस निकाल देंगे तो उतनी बेची ना उसने। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स की कॉस्ट आती है 100 रुपीज फॉर सर्टन आइटम और वो 20 रुपीज का लॉस करता है, तो देखें इज इक्वल टू 80, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, 80 उसने की सेल की उसने, ये उसका लॉस था, ये उसकी कॉस्ट प्राइस थी, यानी कि सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है। तो अब इसमें वैल्यूज डाल दें, 1045 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस क्या होगा, लॉस है 5%, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जब तक बताया ना जाए हम कॉस्ट प्राइस को ही परसेंटेज में लेकर आते हैं, यानी कि 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, अदरवाइज वो बताए कि सेल का 5% या कॉस्ट का, जब कोई चीज़ नहीं बताई जाती तो कॉस्ट ली जाती है, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम लें तो ये हो गया 100 CP माइनस 5 CP ओवर 100, तो ये आ जाएगा 1045 इज इक्वल टू 95 CP ओवर 100। अब यहाँ से CP को कैलकुलेट करें तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1045 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 100 ऊपर चला गया और ये 95 नीचे आ गया, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1100, जो कि ऑप्शन सी में है। अब हम देखते हैं कि आपके टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके कुछ सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली टेस्ट में अपीयर होते हैं। फिजिक्स, इसकी तैयारी के लिए आप पूरे एफएससी और ए लेवल के कोर्स को शॉर्ट रिव्यू करें, यानी कि इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें उसमें से देखें और ये जहन में रहे किसी चीज़ को डिटेल में इस तरह से नहीं देखना कि आप प्रूव करने लगते हैं चीज़ों को, प्रूफ या डेफिनेशन इस तरह नहीं आती कि आपने वहाँ लिखना है, आपने तो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो उसमें जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको जहन में रखें, टर्म्स और डेफिनेशन को याद करें, फिर लॉज क्या है, इक्वेशंस क्या हैं,
और फिर क्वांटिटीज के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उनके फार्मूले याद करें। ये बेसिक चीजें हैं जो टेस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मैथमेटिकल फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए बिलोंग्स टू, ये F इज इक्वल टू एम ए यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू ए, ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज एग्जिबिटेड बाय एन ऑयल फिल्म फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस विद पावरफुल कलर पैटर्न। देखें कि इसमें ऑयल ऑन वाटर सरफेस, अगर ये ऑयल की लेयर है और नीचे इसके वाटर मौजूद है, ये वाटर के ऊपर लेयर है, तो इसमें यहाँ से एक लाइट आ रही है, इसमें से कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया और कुछ रिफ्रैक्ट हुआ और फिर नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आता है। इस तरह से जब ये आपस में मिलते हैं तो इंटरफेरेंस होती है जिससे कलर्स नजर आते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कलर्स बनते हैं इंटरफेरेंस की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम वैल्यू रीच्ड बाय द वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है एक साइकिल में? इंस्टेंटेनियस वैल्यू नो, ये तो किसी भी लम्हे जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं। पीक टू पीक वैल्यू, तो ये वैल्यू होती है कि यहां से यहां तक क्या वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जो यहाँ पर है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो पीक टू पीक को हम ये नहीं कह सकते कि ये मैक्सिमम वैल्यू रीच्ड है, इसकी पीक वैल्यू हो सकती है, ये पीक वैल्यू है इसकी इस जगह पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। फिर आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। इसमें भी आप रिव्यू करें एफएससी और ए लेवल या डीएई को, और उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखें, डेफिनेशंस को देखें, टर्म्स को देखें, थ्योरीज एंड लॉज देखें, कांस्टेंट वैल्यूज, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वेट्स, केमिकल फार्मूला, केमिकल इक्वेशंस, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और जनरल कंसेप्ट लाजमी तौर पर हों, ख़ासतौर पर फिज़िकल केमिस्ट्री में और सेकंड बुक में जो ट्रेंड्स हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें। The conversion of gas into liquid requires dash pressure and dash temperature. गैस को कन्वर्ट किया जा रहा है लिक्विड में, तो गैस अगर लिक्विड में जाएगी तो लाजमी तौर पर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर आना चाहिए एंड लो टेम्परेचर, क्योंकि लो टेम्परेचर पर गैस कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसलिए यहाँ लो आएगा। द कन्वर्जन ऑफ ए गैस इनटू लिक्विड रिक्वायर्स हाई प्रेशर, जब उसे प्रेशराइज करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और लो टेम्परेचर होगा तब भी लिक्विड में कन्वर्ट होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हाई एंड लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक सॉलिड, इसमें से आयनिक सॉलिड कौन सा है? तो मैग्नीशियम तो मेटल है, MgO ये आयनिक सॉलिड नहीं है। SiC yes, silicon carbide SiC is an ionic solid, while जबकि सिलिकॉन ऑक्साइड कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 बिलोंग्स टू, देखें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 और ये 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर होगा 10 जो कि नियॉन का है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, इसलिए एटॉमिक नंबर हम इसका कहेंगे 10, और 10 एटॉमिक नंबर नियॉन का होता है। बायोलॉजी, इसमें आप बायोलॉजी की तैयारी के लिए आप सिलेबस को रिव्यू करें 11 और 12 क्लास का, और फिर प्रैक्टिस MCQs करें, खास तौर पर करंट ट्रेंड्स और प्रैक्टिसेस के लिहाज से।
टर्म्स और डेफिनेशन को याद करें, फैक्ट्स याद करें, मुख्तलिफ प्रोसेसेस याद करें, तो बायोलॉजी की तैयारी हो सकती है। Photolysis of water during photosynthesis occurs at photolysis of water takes place during the light dependent reaction of photosynthesis, specifically in photosystem 2. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। How many net ATP molecules are formed at the end of glycolysis from one glucose molecule? वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड? टू। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। Which one of the following plants has tiny leaves with tentacles having glands on their tips to trap the insect sitting on it? Sundew plants has tiny leaves with tentacles that have glands on their tips to trap insects, क्योंकि ये कार्निवोरस है तो इसके जो टेंटिकल्स हैं टिनी लीव्स पर, इसके लीव्स पर जो स्मॉल टेंटिकल्स होते हैं उनमें से ग्लैंड्स में से सिक्रीशन आती है और वो सिक्रीशन पर इंसेक्ट स्टिक हो जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। फिर आते हैं पार्ट टू की तरफ। ये तमाम कैटेगरीज में सेम है, इसलिए आपकी कैटेगरी में भी यही कुछ होगा जो अदर कैटेगरीज में है। तो पार्ट टू में आपने 2 एसेज लिखने हैं। इसके लिए टाइम आपको मिलता है 40 मिनट्स। आप उर्दू में चाहें तो उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में लिख लें, ये ऑप्शनल है। दोनों में से कोई एक लैंग्वेज में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे की टाइप पहला है आर्गुमेंट बेस्ड ऐसे, इसके 15 मार्क्स होते हैं। फिर नैरेटिव बेस्ड ऐसे राइटिंग है, इसके 10 मार्क्स हैं। अब हम देखते हैं आर्गुमेंट बेस्ड ऐसे। तो इसमें आपको 3 आर्गुमेंट बेस्ड ऐसे लिखने के लिए दिए जाएंगे और आप अपनी मर्जी से उनमें से एक ऐसे को अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें ऐसे किस किस्म के होते हैं कि ये परसुएसिव, किसी को कायल करने के लिए, ओपिनियन अपनी राय को जाहिर करने के लिए जो ऐसे लिखा जाता है वो भी आर्गुमेंट बेस्ड ऐसे है। इसी तरह से पोजीशन पेपर्स के आप कोई अपनी पोजीशन लेते हैं कि मैं इसकी फेवर में हूं या डिसफेवर में हूं। तो इसको करने के लिए जब आप ऐसे लिखने लगते हैं तो सबसे पहले आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं कि टॉपिक है क्या, फिर उसके बारे में अपने माइंड में इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, फिर उसमें एविडेंसेस कि आप उसको फेवर करने के लिए या उसको प्रेजेंट करने के लिए या किसी को कायल करने के लिए क्या दलील दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप अपनी पोजीशन क्लियर करते हैं कि मैं किस साइड पर हूँ, मैं इसकी फेवर करता हूँ या डिसफेवर करता हूँ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये ऐसे खासे टेक्निकल से होते हैं। ये वो ऐसे नहीं होते जो हम 10th क्लास में या छोटी क्लासेस में लिखते हैं, माई टीचर माई स्कूल। उसमें तो आप सिर्फ नरेट करते हैं, उसमें तो आप डिस्क्राइब करते चले जाते हैं चीज़ों को, जबकि यहाँ आपने परसुएट भी करना है, अपनी ओपिनियन भी देनी है और कोई एक पॉइंट पोजीशन भी लेनी है। आर्गुमेंट बेस एसेज में 15 मार्क्स हैं। तो इंग्लिश और उर्दू में आप लिख सकते हैं। जैसे अब ये 3 टॉपिक्स हैं, इनमें से किसी एक में आप लिखेंगे डज टेक्नोलॉजी लिमिट क्रिएटिविटी, आर स्टैंडर्डाइज टेस्ट इफेक्टिव, कैन वी रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान। इसमें से जो आपको आसान लगता है या जिस पर आप लिख सकते हैं वो आप चूज करेंगे और उसको उर्दू या इंग्लिश में लिख देंगे। अब इनके आंसर ये आपके सामने है, आप इसको वीडियो को पॉज कर कर आप इसे पढ़ सकते हैं। ये स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज हैं, यानी कि इनको आप याद करके या चेंज करके वहाँ पर लिख भी सकते हैं, लेकिन मालूमात आप यहाँ से ले लें फिर आप अपने वर्ड्स में इसको लिख लें। तो ये पहला ऐसे है डज टेक्नोलॉजी लिमिट क्रिएटिविटी। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सेज कैसे लिखे जाते हैं। फिर ये दूसरा ऐसे है, इसको भी आप पास करके पढ़ लें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि किस तरह से ऐसे लिखा जा सकता है। और ये थर्ड टॉपिक है कैन वी रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान।
अब इस ऐसे को भी आप पढ़ें, पास कर लें वीडियो को, और फिर इसको पढ़ने के बाद आइडिया लगाएं कि आर्गुमेंट बेस ऐसे कैसे लिखे जाते हैं। ये कुछ सैंपल प्रॉम्प्ट हैं कि जो दिए गए हैं, इसके अलावा इस तरह से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। एजुकेशन पर ये 5 प्रॉम्प्ट्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं। आप पहले से इनके बारे में इंफॉर्मेशन माइंड में कलेक्ट कर लें, तो पेपर में अगर इनमें से कोई आ जाता है तो आप आसानी के साथ उसे वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हैं एजुकेशन की 5 प्रॉम्प्ट्स। फिर टेक्नोलॉजी की 5 प्रॉम्प्ट्स, सोसाइटी एंड कल्चर, एनवायरनमेंट के 5 सैंपल प्रॉम्प्ट्स हैं ये। पॉलिटिक्स की 5 सैंपल्स, पॉलिटिक्स की 5 सैंपल प्रॉम्प्ट्स। साइंस एंड एथिक्स पर 5 पॉसिबल क्वेश्चंस। ग्लोबल इश्यूज। अब आते हैं नैरेटिव एसेस। ये वो राइटिंग है जिसमें आप जैसे स्टोरी लिखते हैं, किसी एक्सपीरियंस को बयान करते हैं। ये वो ऐसे होते हैं, इसमें आपने नरेट करना है। जैसे आप छोटी क्लासेस के अंदर एसेस लिखते थे, फुटबॉल मैच, इस किस्म की, या हॉरिबल एक्सीडेंट, तो ये तमाम आते हैं। ये इस तरह के जो ऐसे होते हैं वो नैरेटिव ऐसे हैं। जैसे स्टोरी टेलिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस, इमोशनल कनेक्शन, डिस्क्रिप्टिव डिटेल, रिफ्लेक्शन और मोरल। इसके 10 मार्क्स होते हैं। इसको भी आप इंग्लिश या उर्दू में लिख सकते हैं। इसमें आप देखें प्रॉम्प्ट क्या है, द बिगिनिंग ऑफ 3 नैरेटिव एसेज आर गिवन बिलो, सिलेक्ट एनी वन बिगिनिंग एंड राइट द कंप्लीट एसे। पहला ऐसे ये हो सकता है कि ए डे एट द अम्यूजमेंट पार्क। दूसरा ऑप्शन आपके पास है द नॉवल दैट टच मी द मोस्ट। थर्ड है ए टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस समथिंग ट्रूली फ्राइटनिंग। तो इनमें से किसी एक पर आप ऐसे लिखेंगे और नरेट करेंगे, सिर्फ बयान करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। जैसे आप छोटी क्लासेस में लिखते थे ए विजिट टू ए जू, तो यहाँ पर है ए डे एट द अम्यूजमेंट पार्क। इसी तरह हॉरिबल एक्सीडेंट, यहाँ ट्रूली फ्राइटिंग इवेंट आपने बयान करना है, एक्सपीरियंस अपना। तो देखें इनके आंसर देखें। नैरेटिव ऐसे 1 था, ए डे एट द अम्यूजमेंट पार्क। तो इसका पॉसिबल जो ऐसे रिस्पॉन्स हो सकता है वो इस तरह हो सकता है। इसको आप पास करके पढ़ें ताकि आपको अंदाजा हो कि आपने किस तरह से लिखना है। ये दूसरा है ऐसे, द नॉवेल दैट टच्ड मी द मोस्ट। इसको भी आप पास करके पढ़ें और देखें कि इसमें किस तरह से इसको लिखा गया है, ताकि आप इसको आसानी के साथ वहां पर भी लिख सकें इस तरह से ऐसे। ये थर्ड है, ए टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस समथिंग ट्रूली फ्राइटनिंग। इसको पास करके पढ़ें आप। अब ये कुछ सैंपल प्रॉम्प्ट हैं, जैसे पहले आपने 3 देखी हैं, इस तरह से कुछ और हो सकती हैं सैंपल प्रॉम्प्ट्स। तो इनके बारे में आप अगर कुछ इंफॉर्मेशन पहले से ही कलेक्ट कर लें, आइडिया बना लें, तो लिखने में आसानी होती है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस की 5 पॉसिबल प्रॉम्प्ट्स ये दी गई हैं, ये हो सकती हैं। इसी तरह चाइल्डहुड मेमोरीज में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एडवेंचर एंड ट्रैवल में ये 5 प्रॉम्प्ट्स हैं। इमोशनल मोमेंट्स में इस टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं। पर्सनल ग्रोथ, ये 5 प्रॉम्प्ट्स हैं। इमेजिनेटिव सिनेरियोज, ये भी 5 प्रॉम्प्ट्स हैं। अब देखते हैं कि वर्बल सेक्शन को तैयार कैसे किया जाए, इसकी इफेक्टिव प्रिपरेशन कैसे हो,
ताकि आप बेहतर से बेहतर स्कोर हासिल कर सकें। तो इसमें क्योंकि बहुत से क्वेश्चन वोकेबलरी बेस हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप मेमोराइज करें वोकेबलरी लिस्ट को। इसके लिए मुख्तलिफ वोकेबलरी लिस्ट नेट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप द कैट ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से डाउनलोड करें, उन्हें याद करें। जितनी ज़्यादा वोकेबलरी आप याद कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। वोकेबलरी लिस्ट के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो वर्ड्स आते हैं जैसे एनालॉजीज में, एंटोनिम्स में या सिनोनिम्स में या फिर सेंटेंस कंप्लीशन में वगैरह के लिए जहाँ वोकेबलरी की ज़रूरत होती है वहाँ लॉजिक की भी ज़रूरत होती है कि मुख्तलिफ वर्ड्स में रिलेशंस क्या हैं, क्योंकि बाज़ का क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट रिलेशन मालूम नहीं हो रहा होता, तो वो कोई फाइन शेड होता है, कोई इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, तो उनको समझने के लिए आपको लेक्चर्स की ज़रूरत होती है कि मुख्तलिफ वर्ड्स को आपस में कैसे रिलेट किया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इन टॉपिक्स पर लेक्चर्स लें। ये तमाम लेक्चर्स यूट्यूब के चैनल एंटी टेस्ट में मौजूद हैं। आप इस चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ ये तमाम टॉपिक सर्च करें तो आपको ये तमाम टॉपिक डिटेल लेक्चर के साथ मिल जाएंगे, जिसमें बहुत से प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी शामिल हैं, उनके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। आप उसे देखेंगे तो आपको खासी हेल्प होगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। जहाँ तक बात है रीडिंग की, रीडिंग के लिए आपको बहुत से प्रैक्टिस पैसेजेस चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप रीडिंग में परफॉर्म कर सकेंगे बहुत बेहतर। तो इसके लिए आप दी कैट ऑनलाइन की वेबसाइट www.thecatoonline.com ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रीडिंग पैसेजेस मिल जाएंगे। फिर ये सारा कुछ करने के बाद यानी कि वोकेबलरी लिस्ट मेमोराइज करने और लेक्चर्स लेने के बाद जब आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए तो फिर आप इनकी प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज के साथ। बहुत से एमसीक्यूज आप डाउनलोड करें और उनकी प्रैक्टिस करें, फिर अपनी गलतियों को देखें। तो इसके लिए आप इस वेबसाइट को ज्वाइन करें, यहाँ पर फ्री अकाउंट आप ले सकते हैं, फ्री भी अवेलेबल है और पेड भी अवेलेबल है। इसी तरह जूम पर क्लास भी अवेलेबल होती है। आप अगर पेड या जूम पर नहीं जाना चाहते तो आप फ्री अकाउंट लें, वहाँ से आप चीज़ें डाउनलोड करें, लेक्चर्स लें और इस तरह से एक खासी बेहतर प्रिपरेशन आप कर सकेंगे। अब देखते हैं कि क्वांटिटेटिव सेक्शन को इफेक्टिवली प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो क्वांटिटेटिव में बहुत से टॉपिक्स होते हैं, तो उनके लिए आपको ज़रूरी यह है कि उनके इन एंड आउट और उनकी इन डेप्थ जो नॉलेज मौजूद होता है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए आप इनके लेक्चर्स लें हर टॉपिक के, और डिटेल लेक्चर होने चाहिए ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएँ। फिर उसके बाद टॉपिक लेने के बाद हर टॉपिक की प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज के ज़रिए और उनका सॉल्यूशंस देखें। तो इसके लिए अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, बेशक आप यहाँ पर फ्री अकाउंट ले लें, पेड अगर आप नहीं लेना चाहते, दोनों वहाँ पर मौजूद हैं, फ्री भी और पेड भी। आप फ्री अकाउंट लें, उसमें आपको बहुत से लेक्चर्स मिल जाएंगे और इसके अलावा प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे एवरी टॉपिक, फिर उनके सॉल्यूशंस भी हैं। यानी कि इस वेबसाइट में होता ही है कि पहले आप लेक्चर लेते हैं, फिर उसके बाद आप एक डाउनलोड करते हैं या ऑनलाइन ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर अपनी की को देखते हुए जो गलतियां आती हैं उनकी वीडियो मौजूद हैं, उनका वीडियो देखें कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था, इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद थी जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। फिर ये हर टॉपिक को करने के बाद मिक्स टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें, उसके लिए भी आप एमसीक्यूज यूज़ करें और आप इसको ज्वाइन कर लें तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। अदरवाइज यूट्यूब का चैनल एंट्री टेस्ट, इसमें इन टॉपिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं और लेक्चर के साथ एसोसिएटेड बहुत से क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व किया गया है। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट सेक्शन को कैसे तैयार किया जाए। सब्जेक्ट सेक्शन एक्चुअली बहुत बड़ा सेक्शन बन जाता है क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट की दो बुक्स हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, बहुत से टॉपिक्स हैं। तो इस शॉर्ट पीरियड में 1 डेढ़ महीने में इसको तैयार करना खासा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि ये बुक्स आप 2 साल पहले पढ़ कर आए हैं, यानी कि 2 साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपने ये बुक्स पढ़ी हैं,
इनके पेपर भी दिए हैं, आपने मेमोराइज भी किए चीज़ें, तो इसलिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनको सिर्फ रिव्यू करेंगे तो आपको चीज़ें याद आना शुरू हो जाएंगी। या फिर ये है कि आप इनके लेक्चर्स लें, ऑनलाइन लेक्चर्स जो अवेलेबल हैं, या फिर आप किसी वेबसाइट पर जाएं और फ्री अकाउंट में जाकर इनके लेक्चर्स लें। फिर हर चैप्टर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, और जब प्रैक्टिस हो जाए एमसीक्यूज के हर चैप्टर की, तो फिर पूरे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें। तब जाकर आप इस लेवल पर आते हैं कि आप इन सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट कर सकें। अलबत्ता ये जहन में रहे कि इसमें बहुत से क्वेश्चन जर्नल नेचर के होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा डेप्थ के साथ नहीं होते। तो इसलिए अगर आप अपनी बुक्स का रिव्यू करें और प्रैक्टिस एमसीक्यूज करें और लेक्चर्स वगैरह ले लें, तो ये तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल आसानी के साथ तैयार हो जाते हैं।